नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। लोकसभा चुनाव सामने है। 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट से चोट देने का अब बेसब्री से इंतजार है। कोटा बूंदी की जनता अपने सांसद ओम बिरला के कामकाज से कितनी संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितनी इत्तेफाक रखती है, ये हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आखिर कोटा बूंदी की जनता अपने नेताजी के बारे में क्या सोच रखती है। केंद्र सरकार की योजनाएं हकीकत की जमीन पर कितने पांव फैला पाई हैं और जनता को उन योजनाओं का फायदा मिले, इसके लिए सांसद जी ने कितनी मेहनत की और कितनी दिलचस्पी दिखाई, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे। और मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर पास हुए हैं या फिर फेल, पब्लिक परीक्षा के जरिए हम यह भी बताएंगे कि जनता ने इन्हें आखिर कितने अंकों से पास या फिर फेल कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना मत देकर सत्ता परिवर्तन कर दिया। जनता ने साफ कर दिया कि तत्कालीन बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि 2019 के आम चुनाव में क्या होगा। आम चुनाव को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्या सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं पब्लिक तक पहुंच पाई या नहीं। क्या वर्तमान सांसद के प्रयास से लोगों तक विकास पहुंचा या महज कागज में ही योजनाएं सिमट कर रह गईं। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक राज तो कर लिया, लेकिन अब बारी है जनता की। जी हां, विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। और आज कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ओम बिरला की होगी पब्लिक परीक्षा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन संसदीय क्षेत्र से 1952 से अब तक ज्यादातर चुनाव जनसंघ, बीजेपी और अन्य दलों ने ही जीते हैं। कांग्रेस इस सीट से अब तक 5 बार चुनाव जीत पाई है। 2014 में पहली बार आम चुनाव के लिए किस्मत आजमाते हुए नजर आए थे और सांसद भी चुने गए। वैसे सांसद साहब क्षेत्र में विकास के तमाम दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का परिदृश्य परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, नौजवानों को रोजगार देने के माध्यम से, मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे फुटपाथ पर काम करने वालों को लोन देकर रोजगार देने की दृष्टि से इस दिशा के बेहतरीन काम हुए हैं, जिसका परिणाम सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। सांसद साहब भले ही विकास के तमाम दावे करते हों, लेकिन पब्लिक परीक्षा में पॉलिटिकल मीटर पर सांसद महोदय पास हुए या फेल, हम आपको बताएंगे आगे। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। जहां तो आपने देखा, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ओम बिरला विकास के तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन नेताजी के दावे में दम कितना है, क्या विकास की योजनाएं लोगों तक पहुंच पाई हैं। हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की और इसकी पड़ताल की है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के लिए सबसे पहले कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इस कड़ी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। सांसद महोदय तो दावे कर रहे हैं कि उज्ज्वला योजना का फायदा हर गरीबों तक पहुंचा है। सांसद के दावे के बाद हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज इस तरह के मिट्टी के चूल्हे शायद कम ही देखने को मिलते हैं। वजह केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के जरिए
कोशिश केंद्र सरकार की ये कि जो मिट्टी के चूल्हे हैं जिनका उपयोग कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है और महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित कई जो रोग हैं वो इस चूल्हे की वजह से, उस धुएं की वजह से होते हैं और कई परेशानियां जो है वो उस चूल्हे की वजह से होती हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू की गई और आज ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जमीनी हकीकत क्या है इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं। इस पर काम करते हैं तो क्या फायदा मिलता है, क्या आपने अंतर महसूस किया, आपसे ही जानना चाहेंगे। धुनाड़ा से बचिया, बीमारियां से बचिया, रोग सबसे दूर होया छे और ई सब मांगता है गैस यही फायदो होय छे भाई आराम मिल्यो छे। मांग तो गैस भरे जे महंगाई चाल रही छे। हां जे महंगाई ने कम करो। पहले घणी परेशानी छी मांग टीट का लाव जा काट जावन चूल्हा में बाड़ा जा फिर धुंधाड़ो आओ जो और फिर रोटियां बनाओ जा बच्चा बच्ची फटवा जाओ जा तो मोड़ा हो जाओ जा। अब गैस थोड़ी मांगता है सुविधा मिल गई। क्या सुविधा हुई, क्या फायदा हुआ? फायदा है ना भाई जल्दी रोटी बना देगा, चूल्हा बालने न पड़े, फटाफट रोटी बन जा बच्चा बच्चा कहता है। कब से जलने लगी है गैस? वो गया 2 महीना भर 2.5 महीना भर हो गया। 2.5 महीने हो गए। उससे पहले चूल्हा जलता था और अब गैस जलती है। तो उज्ज्वला योजना तो मैं चूल्हा में बनाऊं सब्जी रोटी अच्छा है तो गैस में बनाऊं। अच्छा, आज भी आपके घर पर मतलब जो सब्जी रोटी है वो चूल्हे पर बनती है? चूल्हे पर। और गैस पर अब चाय। बताइए चलिए। रतन भाई। रतन जी ये बताइए कि आपके घर में क्या जलता है, गैस जलता है या चूल्हा जलता है? चूल्हा जड़ा जब भी तो पीसा है कौन है तो फिर बड़ा वही की। आपको लाभ नहीं मिला उज्ज्वला योजना का? उज्ज्वला योजना के बारे में जानती हैं क्या? न जाना। कह सकते हैं कि हालात जरूर बदले हैं, स्थितियां बदली हैं। लोगों के घरों में जहां पर पहले चूल्हे जला करते थे वो आज गैस पर काम करने लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के साथ में निकल करके ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी आता है कि लोगों में जानकारी का जो अभाव है वो भी सीधे तौर पर देखने को मिलता है। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि किसानों के लिए ये योजना फायदेमंद तो है, लेकिन इस योजना को ठीक तरह से लागू करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान, देश को समृद्ध बनाने वाला किसान, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार किसान। और अब नेताजी की पब्लिक परीक्षा हमारे खास कार्यक्रम में हम इसी तबके के पास पहुंचे हैं और जो केंद्र सरकार की योजना है फसल बीमा योजना, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर क्षेत्र के किसानों के पास में। सर्वे में पाया कि 60% सोयाबीन और 80% उड़द की फसल नष्ट हो चुकी है। अभी हमने जानकारी की, बार बार हम इसके पीछे पड़ रहे हैं, हमारा जो कवर जो कब मिलेगा, ये बीमा का लाभ कब मिलेगा। तो बीमा कंपनी वालों ने कहा कि हमें तो 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना मिलनी चाहिए। तो 72 घंटे के अंदर जब हम एसडीओ तहसीलदार जी को इनको ज्ञापन दे रहे हैं, कृषि अधिकारियों को बता रहे हैं, कृषि अधिकारियों की टीम जा रही है, तो 72 घंटे के अंदर किसान को ये जानकारी थोड़ी है 72 घंटे के अंदर अंदर उनको जानकारी देनी है। और जो टोल फ्री नंबर है उन पर जब बात करते हैं तो टोल फ्री नंबर उठा नहीं पाते। इस प्रकार कई विसंगतियां हैं। ठीक है सर। लेकिन जो यदि इसको सही ढंग से लागू किया जाए, किसानों को सही जानकारी दी जाए, बहुत कुछ इससे लाभ मिलता है। फसल बीमा का हमको मालूम नहीं रहता है, बैंक में जाते हैं, बैंक में पता पड़ता है, उसके बाद वही ये जानते हैं, इसके लिए और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। आपको नहीं है? इस योजना का भी लाभ मिला हो आपको? लाभ मिलता है ना। क्या लाभ? कैसी में मिलता है, जैसे बैंक में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है भाई आपका बीमा हुआ है, तो जैसे 2000 3000 जो भी पैसे आते हैं तो उस हिसाब से बैंक में आ जाते हैं, वो खाते में आ जाते हैं। आप क्या जानते हैं साहब इस योजना? हम भी ऐसे ही जानते हैं। क्या? जैसे वहाँ जाते हैं किसान के क्रेडिट कार्ड के मामले में, तो वहाँ पैसे जमा कराते हैं तो वहाँ पता लगता है 5000 या 4000 2000 जो भी आते हैं वही आते हैं। इसके अलावा और कुछ जानकारी नहीं। पहले तो यूरिया के लिए परेशान हुए, उसके बाद में जो है किसान ये पानी के लिए परेशान हुए, नहरों में पानी नहीं आ रहा। उसके बाद में जो है वो औरतें पहले जो है मतलब शाम को होते, दिन भर तो किसान अपना काम करता है खेती बाड़ी का, शाम होते शाम से लेकर दूसरे दिनों तक जो रात में रोज लोगों की जानवरों की जंगली जानवर वो परेशान कर रहे हैं, उसके लिए परेशान रहता है किसान। तो कहाँ संतुष्ट है सर खेती से? तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, जैसे अभी तो उड़द खराब हुए सर खरीफ की फसल में, उस उड़दों का भी कुछ मुआवजा नहीं मिला, पूरे उड़द खराब हो गए, लेकिन वो फसल बीमा योजना कोई लाभ नहीं मिला। नहीं मिला। तो केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना, किसानों से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के
लोग संतुष्ट तो नजर आते हैं, लेकिन जो कमियां और खामियां यहां पर सामने आई वो ये आती हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिनकी वजह से जो किसान है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना डिजिटल इंडिया की भी पड़ताल की। योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। हमने ग्रामीण इलाकों में इस योजना की पड़ताल की तो पता चला कि ग्रामीण इलाकों में इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भीम ऐप से जुड़ने से लोगों को जहां फायदा पहुंचा तो वहीं पेपर वर्क भी कम हुआ है। डिजिटल इंडिया केंद्र सरकार की वो योजना जिसके जरिए सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ने का काम करना, देश को डिजिटल बनाने की ओर काम करना, और सबसे ज्यादा जो इस डिजिटल इंडिया से जुड़ा है तो वो जुड़ा है देश का युवा, देश का यूथ। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, उस लेवल पे भी हम लोगों ने काम किया। एज ए ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में हमने काम किया और राजस्थान के हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर जो टारगेट रखा गया था कि 200 बच्चों को डिजिटल साक्षर करना, यानी कि आज के टाइम पर अगर हम परिस्थिति को देखें तो वर्तमान परिस्थिति में जैसे कि साक्षर माना जाता था, नाम लिखना साइन करने को साक्षर मान लिया जाता था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो बच्चा मोबाइल मतलब जो कैंडिडेट मोबाइल चलाना नहीं जानता तो उसके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वो हम लोग रन करवा रहे हैं और हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर 200 बच्चों को हमने ट्रेन करने का काम हम लोगों ने किया। क्या रिजल्ट दिखा? रिजल्ट उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से हम लोग मान के चलते हैं। मैंने प्रधानमंत्री वो भामाशाह योजना की जो है वो एप्स मेरे मोबाइल में डली हुई है और भामाशाह योजना के जो भी फायदे हैं वो मैं एप्स के माध्यम से उठाता हूँ। जी जी। इस योजना का अगर मैं मार्किंग लेना चाहूँ, डिजिटल इंडिया बहुत ही प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का। इसके जरिए मैं भीम ऐप से काफी फायदे उठाता हूँ, क्योंकि भीम ऐप वो है कि बैंकों में जहाँ पैसे लेने के लिए एटीएमओ में लाइन में लगना होता था, भीम ऐप के जरिए अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे कहीं भी भेज सकते हैं। तो भीम ऐप बहुत ही फायदेमंद है डिजिटल। तो है ही से इसमें क्या लोग समझने लगे हैं क्या, और मैं इसका धन्यवाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को देना चाहता हूँ। तो उनका सपना साकार हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर आम लोग और व्यापारी क्या कुछ कहते हैं? जब हमने इस बारे में बातचीत की तो ज्यादातर व्यापारी नोटबंदी से संतुष्ट नजर आए, लेकिन जीएसटी से थोड़ा परेशान भी दिखे। कह सकते हैं कि इन दोनों बड़े फैसलों ने कई बड़े बदलाव देश के अंदर देखने को दिए। फिलहाल कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं और नोटबंदी और जीएसटी को लेकर के यहाँ का जो तबका है, अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, वो एक साथ नोटबंदी और जीएसटी पर इनकी जो प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश कर। बंदी से वैसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल परेशानी हुई है, थोड़ी परेशानी लेन देन की, जो करेंसी की शॉर्टेज है उसकी परेशानी, बाकी वैसे नुकसान कोई किसी का नहीं है। जीएसटी को लेकर आपकी राय क्या होगी? जीएसटी का ठीक है, अब जीएसटी अभी नई है, साल 1.5 साल हुआ है और अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे भाई, वैसे कोई ज्यादा परेशानी। बंदी बहुत अच्छा हुआ देश के लिए, और जो 2 नंबर का काम करने वालों के लिए था, कालाबाजारी करते थे, उनके लिए नोटबंदी, हम सब के लिए नोटबंदी बहुत अच्छी हुई। जीएसटी को लेकर क्या? जीएसटी से कोई खास फर्क भाव नहीं पड़ा, और एक राष्ट्र में एक टैक्स का स्लैब जो जीएसटी में चला, ये बहुत अच्छा है। जैसे किराना व्यापारी से आता हूँ मैं, जैसे दालों को बाद 200 रुपए किलो 180 रुपए किलो था, तो 18% मार्जिन था, उसकी जगह टैक्स ने वेट फ्री किया, तो उससे दालों में 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो की काउंट लगी हुई है। पर क्या फर्क पड़ा? कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, सही है। और नोटबंदी भी कालाबाजारी कालेधन के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। नोटबंदी और जीएसटी ये दोनों जो कदम उठाए गए उनके लिहाज से ये पूरी तरह से सही है, देश हित में है, ऐसा कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों का के जो व्यापारी हैं, अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका मानना है। तो बहुत सारे आपने बातें सुनी, देखी, स्थितियां परखी भी, लेकिन सरकार की योजनाएं ग्रामीण इलाकों तक तो पहुंची हैं, कुछ हद तक तो लोग संतुष्ट भी नजर आए, लेकिन जमीनी धरातल पर अभी भी ठीक से लागू नहीं हो पाई हैं। लेकिन सांसद महोदय ने क्या अपनी सांसद निधि से क्षेत्र में विकास के काम किए हैं? हमने इसकी भी पड़ताल की, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर केंद्रीय योजना की पड़ताल तो कर ली, लेकिन सांसद ने अपने प्रयास से सांसद निधि का
कितना उपयोग विकास के लिए किया, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था। सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पंचायत के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। पंचायतों का डेवलपमेंट कम हुआ था, उन पंचायतों को चिन्हित कर केंद्र सरकार के अधिकारी लगाकर वहां तमाम योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिल सके। ऐसा पहली बार दिल्ली के अंदर बैठकर एक एक पंचायत को किस तरीके से केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके, ये काम सरकार ने किया है। हमने सांसद निधि से विकास के कामों को परखने के लिए एक गांव का दौरा किया। हमें पता चला कि यहां सांसद महोदय ने सांसद निधि से गांव में सामुदायिक केंद्र का वादा किया था, जिसका काम जोरों से चल रहा था। सांसद ओम बिरला के कामों की जो पड़ताल है वो इस वक्त हम कर रहे हैं और कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में है, क्योंकि असल जो तस्वीर विकास की निकल करके आती है वो गांव से निकल करके आती है कि आज गांव कितने समृद्ध हो पाए। फिलहाल हम एक पड़ासलिया गांव है वहां पर है और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ये सामुदायिक भवन का काम चल रहा है और ये सामुदायिक भवन के लिए सांसद ओम बिरला की तरफ से सांसद निधि से 5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसके बाद में इसका जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल इस गांव से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं। साहब, कितनी जरूरत थी और इस के बनने के बाद में किस तरह का परिवर्तन आ? 5 लाख की लागत से जो सामुदायिक भवन बना है ग्राम पड़ासलिया के अंदर, इससे लोगों को जो सामाजिक कार्य करने में काफी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी और निश्चित रूप से इससे पूरे गांव वालों को लाभ मिलेगा। इसका विकास दिखता है। सांसद जी आते हैं, कितनी बार आए? क्या मेले में हर मेले में आते हैं सांसद जी, हर मेले में हर मेले में आते हैं। हर मेले में आते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जब चुनाव के लिए आए थे तब वादा किया था या क्या? नहीं, वादा किया था। फिर बाद जब मेले में उनको यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया गया था तो उन्होंने वादा किया था और वादा के बाद में उन्होंने वादा पूरा किया। ग्रामीण इलाकों में सांसद ने सांसद निधि से विकास की कोशिश तो की है, लेकिन जब हमने सड़क की पड़ताल की तो ये पता लगा कि ग्रामीण इलाकों में सड़कें अभी भी खस्ता हाल हैं। जिस तरीके से सड़क निर्माण का काम होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। तो जगह जगह पर जो खस्ता हाल सामुदायिक भवन जरूर सांसद निधि से हुआ है, इसका काम हुआ है, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की बात की जाती है, ग्रामीण गौरव पथ की बात की जाती है। तो जैसे ही हम हाईवे से उतर करके इस ग्रामीण क्षेत्र की सड़क पर आए तो यहाँ पर इस तरह से जो टूटी हुई सड़कें हैं वो नजर आती हैं। ग्रामीण गौरव पथ नजर नहीं आते और कह सकते हैं कि सड़कों को लेकर के ये जो क्षेत्र है वो बेहतर नहीं कहा जा सकता। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी, ये बताइए कि आपके इलाके में सड़कों का हाल बहुत बुरा सा लगता है मुझे। यहाँ के सांसद को लेकर के क्या राय है आपकी? ऐसा है, सांसद महोदय से यहाँ पे ये रोड की समस्या है उनसे भी अवगत करवाए, अभी तक रोड का कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। वो यहाँ से कुंवरपुरा से लेके पड़ासलिया तक रोड की क्या दयनीय स्थिति है। आते हैं सांसद, खुद ने देखी होगी इन सड़कों की हालत। तो सांसद साहब आए थे, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है यहाँ हमारे मेले का, तागाजी महाराज का, उसमें आए थे वो। हाँ, तो उनको भी अवगत करवाया था। हमारे पंचायत की तरफ से भी सरपंच साहब भी हर मीटिंग में उनको देते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नहीं हुआ है। पड़ जाओ। ज्यादा इस पर विश्लेषण इसलिए नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह पाऊंगा कि जो रोड हमने देखी, जिस सड़क से हम होकर के आए पड़ासलिया तक कंवरपुरा से होते हुए, वो पूरा जो रास्ता है वो हमें क्षतिग्रस्त नजर आया, टूटा फूटा नजर आया, जगह जगह सड़कें टूटी हुई नजर आई। और जो गांव की हालात की अगर बात करें तो गांव में भी हमें कहीं पक्की सड़क नजर नहीं आई। तो कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला के कामकाज को लेकर हमने क्षेत्र में जाकर पूरी पड़ताल की। नेताजी पब्लिक की परीक्षा में पास हुए या फेल, देखिए इस रिपोर्ट में। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सांसद ओम बिरला की बड़ी उपलब्धि की बात की जाए तो सांसद महोदय का सबसे महत्वपूर्ण काम कोटा के हैंगिंग ब्रिज की सौगात है। हैंगिंग ब्रिज बनने से जहां कोटा को हैवी ट्रैफिक से मुक्ति मिली, तो वहीं शहर में सड़क हादसों में भी भारी कमी आई है। बाईपास की मांग थी,
और शहर से हेवी वाहन गुजरते थे, जिसके कारण दुर्घटना होती थी। हमारा जो हैंगिंग ब्रिज वो 3-4 साल से बंद पड़ा था। जब हम संसद चुनकर भेजा हमें जनता ने, तो हमने सबसे पहले उस हैंगिंग ब्रिज के काम को शुरू कराया और माननीय प्रधानमंत्री गडकरी जी ने तयशुदा कार्यों के उस हैंगिंग ब्रिज को बनाया ताकि हम दुर्घटना मुक्त शहर की ओर बढ़ सकें। सांसद ओम बिरला ने इसके अलावा मुकुंदरा नेशनल पार्क का डेवलपमेंट करवाया, जिससे अब इलाके में पर्यटन की उम्मीद जगी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाने से लोगों को अब जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। चंबल बूंदी पेयजल परियोजना से ग्रामीण इलाकों तक पानी भी पहुंचा है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद सांसद महोदय के कोटा में हवाई सेवा का दावा आज भी खोखला है। नेताजी उसे पूरा करने में नाकामयाब हुए हैं और कोटा हवाई सेवा का सपना बस सपना बनकर रह गया। उसे कोटा में एक हवाई सेवाओं की मांग बरसों से थी। हमारी कोशिश थी कि कोटा के अंदर नया एयरपोर्ट बने और नए एयरपोर्ट बनने के साथ हम नेशनल इंटरनेशनल की हवाई सेवाओं को शुरू कर सकें। कोटा क्योंकि एक एजुकेशन सिटी है, देश भर का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है। हमने कोशिश भी की है, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम भी नहीं दिखे, लेकिन एक सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़े हैं। आने वाले समय में कह सकता हूं कि कोटा में निश्चित रूप से इस दिशा के ऊपर ठोस तरीके से काम होगा और राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा देगी, तो मुझे आशा है केंद्र सरकार नया एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का काम करेगी। कोटा की खत्म होती औद्योगिक पहचान दिलाने में भी सांसद ओम बिरला कुछ खास नहीं कर पाए। कोटा में कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी और रोजगार के लिए कोई नई इकाई नहीं खुलवा पाए। चलिए देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए या नहीं। दिया आपने 10 में से 4 ही दूं। 4 तो मतलब 8 से पहले 5 पर आए, 5 से फिर अब 4 पर आ गए। अम्मा की परेशानी जब बोल वाला की जिन तब त्याग पड़ी जो मारता है अपनी परेशानी कतनी हो रही है, कसी परेशानी दूर न करी वहां आदन तक। कितने नंबर देंगे? 5, 6, 7, 8, 9? 5 तो देनी चाहिए। 10 में से 5 देंगे, आधे नंबर। इसमें से केंद्र सरकार को और सांसद को अगर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे? हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। 10 में से 10? 10 में से 10 में से 8 नंबर। हाँ। लाभ नहीं मिला फिर भी 8 दे रहे हैं। हाँ हाँ सर, ठीक है, वो कर रहे हैं कोशिश सर। सांसद कितने नंबर आपके होंगे? केवल नंबर की अगर जहाँ तक बात करें तो नंबर में कहीं ना कहीं कमियां भी रही है और वो नंबर को हम लेके चलेंगे 10 में से 7 नंबर में अपने सांसद। आपकी तरफ से कितने नंबर? जी सर 8 नंबर। 10 में से 8 नंबर आपके होंगे। और आपके स्थानीय सांसद ओम बिरला, उनको 10 में से 8 कितने नंबर देंगे आप? जी बिरला साहब को 10 में से 8 नंबर। तो कितना नंबर देंगे 10 में से? सर डिजिटल में सर 10 में से 10 सरकार और हमारे सांसद ओम बिरला को 10 में से 2 ही नंबर दे पाऊंगा, क्योंकि विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। डिजिट को अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने देंगे? भैया मेरे हिसाब से तो 10 में से यूँ मान लो कि हमारी लागत तो ज्यादा थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारे वो जो सेक्टर को ज्यादा बड़ा होने के नाते उन्होंने 5 लाख रुपए दिए, तो ये हमारे काम के लिए तो ठीक है। 10 में से 10 ही नंबर देना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा सांसद ओम बिरला को 10 में से औसत 7.2 अंक ही मिले। यानी ओम बिरला पब्लिक परीक्षा में पास तो हो गए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।